हे व्हाट्स अप गाइस, आज हम बात करेंगे जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। आज हम समझेंगे कैसे आप लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। एक्सेप्शन होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद उनको हैंडल करने के क्या क्या तरीके होते हैं, जावा ने क्या क्या दिए हुए हैं, वो सारे आज समझने वाले हैं। तो एक्सेप्शन समझेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग समझेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक देखेंगे, इसके अलावा फाइनली ब्लॉक देखेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं, थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। एंड देन जावा एक्सेप्शन एक्चुअली में होते क्या है, क्या ज़रूरत पड़ती है इनकी, वो भी समझ रहे होंगे हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज जावा एक्सेप्शंस। तो एन एक्सेप्शन इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. इट affects the flow of the program instruction which can cause the program to terminate abnormally. तो बेसिकली आपका प्रोग्राम कई बार अपने आप ही abnormally बंद हो जाता है, और वो तब होता है जब आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है, या तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोग्राम जो आपने लिखी है चीज़ें वो एकदम स्मूथली चलती रहें। ठीक है, ये एक रियल वर्ल्ड नहीं है। रियल वर्ल्ड के अंदर आपके बग्स आते हैं, चीज़ें फटती हैं, यूज़र ने कुछ गलत इनपुट डाल दिया, हैकर ने कुछ हैक कर लिया, मल्टीपल टाइप की चीज़ें होती हैं। आपने कोई रिसोर्स अलोकेट किया था, वो रिसोर्स है ही नहीं वहाँ पे, इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, और उन सबको हैंडल करना, ग्रेसफुली हैंडल करना ही हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें होती है एक्सेप्शंस। ठीक है, ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे कि आपका प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो सकता है, वो होता है आपके एक्सेप्शंस। ठीक है, और एन एक्सेप्शन कैन अकर फॉर सो मेनी रीजंस। यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ कुछ की इनवैलिड यूज़र इनपुट, कि आपने यूज़र को बोला था कि भाई यहाँ पे इंटीजर इनपुट करो, अपनी एज इनपुट करो, यूज़र ने ABCD में 8 लिख दिया, EIGST, तो वहाँ पर यूज़र इनपुट की गलत होने के चक्कर में आपका एक्सेप्शन हो सकता है, राइट। कि आप तो इंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको स्ट्रिंग मिल गया। डिवाइस फेलियर हो गया कभी बीच में, लॉस ऑफ नेटवर्क कनेक्शन हो गया, कि आपने कोई API कॉल की हुई थी, या फिर आपके नॉर्मल कोड नहीं होते, ये कुछ डेवलपमेंट वाले कोड होते हैं जिसके अंदर आपने कोई API कॉल की, लेकिन बीच में ही आपका नेटवर्क कनेक्शन हो गया, नेटवर्क कनेक्शन हट गया, तो उसके बाद फिर रिस्पॉन्स आता नहीं है, और उसके बाद उस जो रिस्पॉन्स नहीं आया और बीच में एब्रप्टली बंद हो गया कनेक्शन, उसको भी कैसे हैंडल करना ग्रेसफुली। ठीक है, लॉस ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, फिजिकल लिमिटेशन, आउट ऑफ डिस्क या मेमोरी हो गई, तब क्या करना है, कोड में कुछ एरर आपने किया हुआ है, या फिर ओपनिंग एन अनअवेलेबल फाइल, कुछ ऐसा रिसोर्स आप ओपन करने का ट्राई करो जो कि है ही नहीं। ये सारे केसेस, मतलब इसके अलावा कुछ और भी केसेस हो सकते हैं जिनके अंदर आपको एक्सेप्शन मिल सकती है। तो हम जरा समझेंगे कैसे आप इनको हैंडल करोगे, लेकिन उससे पहले एक्सेप्शन दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी जावा रन टाइम एक्सेप्शंस, और एक होती है हमारी जावा IO एक्सेप्शंस। ठीक है, दो टाइप के एक्सेप्शन है, रन टाइम और IO एक्सेप्शंस, दोनों को एक करके समझेंगे। सबसे पहला है, ए रन टाइम एक्सेप्शन हैपन्स ड्यू टू प्रोग्रामिंग एरर। तो बेसिकली अगर आपने प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ की है और उसकी वजह से कोई एरर हुआ है, तो वो आपका रन टाइम एक्सेप्शन होगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने नीचे भी लिखा हुआ है एक चीज़, आप देखो, यू कैन थिंक अबाउट इट इन दिस वे, इफ इट इज़ अ रन टाइम एक्सेप्शन इट इज़ योर फॉल्ट। ठीक है, तो अगर आपने कोड में कुछ गड़बड़ की है, उसकी वजह से अगर कोई एक्सेप्शन हुआ है, तो वो यूजुअली रन टाइम एक्सेप्शन ही होता है। दीज एक्सेप्शंस आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम बट एट रन टाइम। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन रन टाइम एक्सेप्शंस आर दीज। तो कभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया, कि आप मिसिंग द इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल, आपने सपोज करो, अभी हम देखेंगे भी वैसे फ्यूचर में, कि लिंक लिस्ट बनाई है हमने, और लिंक लिस्ट के अंदर नेक्स्ट नोड करे जा रहे हो, और उस नोड के अंदर से आप कुछ डेटा निकालने का ट्राई कर रहे हो, पता चला कि वो नोड ही नहीं है वहाँ पे, उसके अंदर से आप डेटा निकालने का ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड एरे एक्सेस हो गया, कि एरे आपका 5 साइज़ का है और आप उसमें से छठा या सातवां एलिमेंट एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, मिलेगा ही नहीं, राइट। तो एरे का एक साइज़ डिफाइंड है, उससे बाहर का अगर आप निकालने का ट्राई करोगे एलिमेंट, तो आपको वहाँ पे आउट ऑफ बाउंड एरर मिलेगा। तो वो जो एरर होता है वो एक्चुअली यहाँ पे एक्सेप्शन ही होता है। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि आपको इस नाम का एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये नाम का आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। और डिवाइड अ नंबर बाय 0, अगर आप ऐसा करोगे कभी, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन होता है एक, वो मिल सकता है। तो ये सारे जो एक्सेप्शन है, ये जो क्लासेज हैं, ये बेसिकली अलग अलग क्लासेज हैं, राइट। अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक क्लास है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एक क्लास है, और नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक क्लास। ये सब के सब क्लासेज हैं, और ये सब के सब इनहेरिट कर रही हैं एक्सेप्शन क्लास से। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्लास एक होती है जावा के अंदर, उसके सब के सब ये चाइल्ड क्लासेज हैं अलग अलग टाइप की, कि नल पॉइंटर अगर है एक्सेप्शन, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाली क्लास का आपका एक्सेप्शन मिलेगा। तो अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन होते हैं आपके पास, और ये आपके रन टाइम एक्सेप्शन है, कि आपने खुद ही गड़बड़ किया, राइट। नल पॉइंटर एक्सेस ही क्यों करने का ट्राई कर रहे हो, आपका कोड ही ऐसा बनना चाहिए कि वो नल चीज़ों को एक्सेस ही ना करे। ठीक है, आपका कोड आपको ध्यान में रखना है कि कभी आउट ऑफ बाउंड की चीज़ों को वो एक्सेस करने का ट्राई ना करे, या फिर आपका कोड ऐसा होना चाहिए कि वो कभी भी 0 से डिवाइड करने का ट्राई ना करे। और अगर कभी ऐसा हो जाता है इनमें से कुछ भी, तो आपको जो एक्सेप्शन मिलता है वो रन टाइम एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, कि वो रन टाइम पे चेक हो सकते हैं जब आपका कोड रन हो रहा होगा, कंपाइल टाइम पे पता ही नहीं चलता कि आप क्या करने का ट्राई कर रहे हो, कि आप डिवाइड बाय 0 कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। कंपाइल टाइम पे तो बस वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब रन हो रहा होता है तब एक्चुअल में एरर आता है, तो इसीलिए से रन टाइम एक्सेप्शन कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है IO एक्सेप्शन, एन IO एक्सेप्शन इज ऑल्सो नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन।
दे आर चेक्ड बाय द कंपाइलर, तो ये बेसिकली कंपाइल टाइम भी एक्सेप्शन आप कह सकते हो इसको, एंड द प्रोग्रामर इज प्रॉम्प्टेड टू हैंडल दिस एक्सेप्शन। तो बेसिकली कंपाइल टाइम पे ये वाले एक्सेप्शन आ जाते हैं, और जब ये एक्सेप्शन आते हैं तो जब आप कंपाइल ही कर रहे होते अपने कोड को, तो 2 स्टेप होते हैं, राइट। आपने कोई फाइल बनाई, सपोज करो main.java, ये आपकी फ़ाइल है, तो इसको जब आप चला रहे होते हो तो वैसे तो हम यूजुअली वो ग्रीन बटन हिट कर देते हैं, उससे हमारा चल जाता है, लेकिन 2 स्टेप होते हैं, आपको हमने पहले ही क्लास में बताया था जावा की। वो चीज़ सबसे पहले आप कंपाइलर में डालते हो इसको, जावा सी नाम से कंपाइलर होता है, सी मतलब कंपाइलर, उसके अंदर आपने डाल दिया main.java, तो इससे आपको एक बाइट कोड वाली फाइल जनरेट हो जाती है। तो ये आपका होता है कंपाइल स्टेप, ठीक है, दिस स्टेप इज कंपाइल स्टेप, एंड देन उसके बाद अगला स्टेप होता है रन, जिसके अंदर आप ऐसे रन करते हो जावा एंड देन मेन। तो ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर आपने अपना कोड, बाइट कोड जो है वो रन कर दिया इस तरीके से। जावा सी बेसिकली कंपाइलर है जो कि जेडीके के अंदर ही आता है, और ये कंपाइल स्टेप हो गया, ये रन स्टेप हो गया। तो अगर रन वाले स्टेप के अंदर एरर आ रहा है तो वो होता है रन टाइम का एक्सेप्शन, लेकिन अगर आपको कंपाइल टाइम पे एरर मिल गया कि बाइट कोड भी जनरेट नहीं हुआ, पहले ही एरर मिल गया, तो वो होता है आपके आईओ एक्सेप्शन यूजुअली। और सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द चेक्ड एक्सेप्शंस आर, ये चेक्ड एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये चेक कर लिए जाते हैं पहले ही कंपाइल टाइम पे। चेक्ड मतलब कि जो चीज़ कंपाइल टाइम पे चेक होगी उसे कहते हैं चेक्ड। तो ट्राइंग टू ओपन अ फाइल दैट डजंट एग्जिस्ट रिजल्ट्स इन नो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो बेसिकली आपका जो कोड है main.java, इसके अंदर सपोज करो आप एक फाइल ओपन करने का ट्राई करो जो कि ऐसे प्रेजेंट है कहीं पे, सी यूजर्स लेट्स से जो भी है डाउनलोड्स, उसके अंदर hello.txt आपका कोड हो सकता है कि ये इस फाइल को ओपन करने का ट्राई करे, लेकिन ये फाइल उससे मिले ही ना। तो कंपाइल टाइम पे चेकिंग हो जाती है इस चीज़ की कि ये फाइल प्रेजेंट है कि नहीं है, और अगर नहीं प्रेजेंट होगी तो आपको वहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन मिल जाएगा। अगर आपने नाम वगैरह चेंज कर रखा हुआ या फिर कुछ भी गड़बड़ है तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा उस केस में। या फिर ट्राइंग टू रीड पास्ट द एंड ऑफ अ लाइन, एंड ऑफ अ फाइल, तो यूजुअली ये फाइल के साथ जब आप डील करते हो तब उस टाइम पर आईओ एक्सेप्शन आते हैं। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, तो ये इनपुट आउटपुट आप जब कर रहे होते तो आप सेकेंडरी मेमोरी से इनपुट आउटपुट कर रहे होते हैं। आईओ का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी से आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के साथ जब आप डील कर रहे होते हो तो आपका आईओ एक्सेप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी सेकेंडरी मेमोरी में hello.txt पड़ा हुआ है, और उसके साथ आप उसको या तो रीड कर रहे हो या फिर एंड ऑफ द फाइल के आगे भी रीड करने का ट्राई कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ कभी भी करने का ट्राई करोगे तो वो कंपाइल टाइम पे ही चेक हो जाएगा, एंड दीज आर कॉल्ड आईओ एक्सेप्शंस। आईओ एक्सेप्शंस को हम इग्नोर कर रहे होंगे बिकॉज हम डील नहीं करेंगे इनके साथ कभी भी, बिकॉज आप कभी ऐसे फाइल वगैरह के साथ डीएसए के अंदर डील नहीं करते हो, ठीक है। आपका यूजुअली जो काम होता है वो रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर ही आता है। आपके पास जो भी एरर्स आएंगे जो कि आपको हैंडल करने हैं वो आप देखोगे वो रन टाइम एक्सेप्शन ही होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि एक और एक्सेप्शन होता है विच इज़ आईओ एक्सेप्शन, जो कि चेक्ड एक्सेप्शन होता है। इसके बाद अगला हम देखेंगे कैसे आप फिर इन एक्सेप्शन को हैंडल करोगे, ठीक है। हैंडल करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में। तो द ट्राई कैच ब्लॉक इन जावा इज यूज्ड टू हैंडल एक्सेप्शन एंड प्रिवेंट्स द एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो अगर आपके कोड में एक्सेप्शन आ गया ना तो वहीं पे आपका कोड रुक जाएगा। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है, फिर ट्राई कैच बाद में समझेंगे। सपोज करो आपने ये एक फ़ाइल बना रखी है, ठीक है, मेन क्लास, और इसके अंदर मैंने इंट ए, ये मेरा एरे है, ऑलराइट, और ये सपोज करो मेरा 5 साइज़ का एरे है। अब इसके अंदर से अगर मैं 0th एलिमेंट एक्सेस करने का ट्राई करूँगा तो मुझे पता है A0 तो 0 का बाय डिफ़ॉल्ट ये जो एरे बना है ये अपने अंदर सभी इंट के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू विच इज़ 0 ये फिल कर देगा, तो इसलिए A0 जो है उसकी वैल्यू 0 है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्हाट इफ़ आई ट्राई टू एक्सेस लेट्स से A8, तो मुझे पता है A8 तो इसके अंदर मिलेगा नहीं बिकॉज ये एरे का साइज़ ही 5 है, तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं इसके बाद लिखता हूँ एस आउट लेट्स से हेलो गाइस, ऐसा कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन आ गया तो उसके बाद हमारा कोड यहीं से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये हेलो गाइस वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। मैं रन करके दिखाता हूँ, आप देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और ये बता रहा है कि किस जगह पे ये एक्सेप्शन आया है, राइट। और यहाँ पर इसका मैसेज भी है, इससे रिलेटेड मैसेज कि इंडेक्स 8 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। तो ये हमारा एरर आया है कि आप 8 इंडेक्स फाइंड करने का ट्राई कर रहे हो जबकि लेंथ 5 है। तो ये मैसेज है और ये आपको बता रहा है किस लाइन के अंदर दिक्कत आई है, और ये आपको बता रहा है कि कौन सा एक्सेप्शन आपका क्रिएट हुआ है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि इसके नीचे मैंने जो हेलो गाइस लिखा था वो प्रिंट ही नहीं हुआ। तो एक्सेप्शन यही करता है, एक्सेप्शन आपके कोड को बीच में बंद कर देता है। जिस भी लाइन के अंदर एक्सेप्शन आ गया रन टाइम पे, उसी लाइन पे आपका एक्सेप्शन आपका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा कोड का। उसके बाद आप अगली लाइन में भी आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। आप नहीं चाहते ऐसा हो, आप चाहते हो ग्रेसफुली हैंडल हो जाए। अगर मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो मेरा प्रोग्राम बंद मत करो, ठीक है। अब अगर सपोज करो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने कोई गड़बड़ कर दी अपने कोड को लिखते टाइम, ठीक है, हाँ, कोई बटन दबाते टाइम उसने कुछ गड़बड़ कर दी, तो आप नहीं चाहते ना कि बार बार ऐप क्रैश ही होता रहे उस केस में, राइट। आप चाहते कि चलो यार बटन दबाने पे कुछ गड़बड़ हो रही है
तो वो हम ग्रेसफुली हैंडल कर लेते हैं किसी और तरीके से कि रिस्पॉन्स नॉट फाउंड या फिर जो भी अलग अलग तरीके हैं, या फिर अगर आपका नेटवर्क एरर आते टाइम बीच में कुछ दिक्कत आ गई है तो आप चाहते हो उसको भी मैं ग्रेसफुली हैंडल कर लूँ कि टेकिंग मोर टाइम या फिर लोडर घुमाता रहो पूरे टाइम या फिर कुछ भी मैसेज दिखा दो 5 सेकंड के बाद, इस टाइप की चीज़ें आप ग्रेसफुली हैंडल करने का ट्राई करना चाहते हो, ना कि आप चाहते हो कि ऐप क्रैश हो जाए। ठीक है, अगर ऐप क्रैश हो रहा है तो इसका मतलब डेवलपर ने बहुत बेकार कोड लिखा हुआ है। आप नहीं चाहोगे कभी भी कि आपका ऐप क्रैश हो, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका ऐप क्रैश होगा या फिर कोई भी चीज़ क्रैश होगी उतना ही ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस वहाँ पर ख़राब होता है, एंड देन आप अलग अलग इंडेक्सेस में रेटिंग आपकी कम होती जाती है। ठीक है, अगर आप प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है तो वहाँ पर रेटिंग कम होगी, अगर आपका वेबसाइट है उसमें क्रैशेस आ रहे हैं तो वो फिर वेबसाइट की भी रेटिंग कम होती है। तो आप कभी नहीं चाहते कि इस तरीके से एक्सेप्शंस वगैरह आएँ, आप चाहते हो इन एक्सेप्शंस को हैंडल कर लिया जाए। एक चीज़ और दिखाता हूँ, सपोज करो ये हेलो गाइस वाली लाइन अगर मैंने ऊपर लिखी होती एक्सेप्शन से पहले, तो हेलो गाइस पहले प्रिंट होगा, हेलो गाइस पहले प्रिंट होगा, उसके बाद एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो आपका कोड ऊपर से लेकर नीचे तक चलता रहता है और जिस भी लाइन के अंदर दिक्कत आती है वहीं के वहीं आप बाहर निकल जाते हो कोड से। और ये आपका होता है रन टाइम पे, ये आपका एरर जो आया ये वाला ये रन टाइम पे आया, कंपाइल टाइम पे नहीं आया। कंपाइल टाइम पर तो देखो ये सारे एरर आते हैं कि सपोज करो मैंने यहाँ पे एक सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया तो मुझे पता है इस लाइन के अंदर एरर है, और यहाँ पर मुझे कंपाइल टाइम पे पता चल गया, देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये बोल रहा है कि दिस एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे मैं रन करूँगा तो ये बिल्ड ही नहीं होगा, यहाँ पे देखो बिल्ड आउटपुट के अंदर ही फेल हो गया ये कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे। तो कंपाइल टाइम के टाइम पे जो एरर आता है वो कंपाइल टाइम एरर होते हैं, एंड दीज आर रन टाइम एक्सेप्शन, कि कंपाइलर बोलता है कि मुझे अभी नहीं पता लेकिन जब कोड चलेगा तब देखूंगा मैं। ठीक है, तो ये तो वन ऑफ द एक्सेप्शन था। अब इसको अगर हमें हैंडल करना है तो जो हम चीज़ देख रहे थे विच इज़ ट्राई कैच ब्लॉक, इसको समझते हैं। तो ट्राई और कैच ये बेसिकली 2 कीवर्ड्स हैं, तो कीवर्ड्स हैं तो इनका यूज़ हम नहीं करेंगे जब हमें आइडेंटिफायर्स के नेम बनाने होंगे। द ट्राई कैच ब्लॉक इन जावा इज़ यूज टू हैंडल एक्सेप्शन एंड प्रिवेंट्स द एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो कई बार आप नहीं चाहते कि ऐसे एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाए, जैसे सपोज करो यहाँ पर हेलो गाइस, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा बाद में बाय गाइस। ठीक है, तो अभी मुझे पता है हेलो गाइस तो प्रिंट होगा लेकिन बाय गाइस प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा कोड एब्रप्टली बंद हो गया। तो अगर आपको कभी लगता है ना कि यार ये लाइन जो है वो एरर दे सकती है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा जो कोड है, कौन सा पीस है कोड का वो एरर दे सकता है, उसको आपको एक ब्लॉक में डाल देना है विच इज़ ट्राई ब्लॉक। तो इस तरीके से ट्राई ब्लॉक। ठीक है, तो ये मेरा ट्राई वाला ब्लॉक है। अब ट्राई ब्लॉक के बाद आपको कैच करना होता है, तो ट्राई का मतलब होता है कि इस चीज़ को चलाने का ट्राई करो, और अगर चलाते चलाते कोई एक्सेप्शन आ जाए तो उसको मैं कैच कर लूँगा इस तरीके से। ठीक है, तो कैच करने के टाइम पे आप बता सकते हो कि आप कौन सा वाला एक्सेप्शन कैच करना चाहते हो। क्या आप एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कैच करना चाहते हो, क्या आप आईओ एक्सेप्शन कैच करने का ट्राई करना चाहते हो, या अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैच करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि मुझे कौन सा एक्सेप्शन कैच करना है। सपोज करो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसके अंदर क्योंकि मैं एरे के अंदर एलिमेंट एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो मे भी हो सकता है कि इसके अंदर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाए। तो मैं यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई इसको कैच करने का ट्राई करता हूँ कि अगर ये वाला एक्सेप्शन आ गया तो मैं यहाँ पर कैच कर लूँगा इस एक्सेप्शन को। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको फिर ग्रेसफुली हैंडल कर लूँगा कि ठीक है एरर मत दो, मतलब ये लाल लाल ऐसा मत लिखो, जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ वो कर दो कि ट्राई टू एक्सेस द आउट ऑफ बाउंड एलिमेंट। तो इससे क्या होगा, अगर एरर मिलता है, एक्सेप्शन मिलता है, तो एक्सेप्शन मिलेगा तो उसको कैच कर लिया जाएगा पहले ही, और उसके बाद आप देखोगे ये जो नीचे वाली लाइन है बाय गाइस, ये अब प्रिंट होगी। रन करते हैं इसको, देखते हैं, तो आप देखोगे हेलो गाइस प्रिंट हुआ, उसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी ट्राई टू एक्सेस द आउट ऑफ बाउंड एलिमेंट, और उसके बाद बाय गाइस प्रिंट हो गया। ठीक है, पहले बाय गाइस प्रिंट नहीं होता, पहले तो वो रेड कलर की एरर्स आ गए थे, राइट। वो इसीलिए क्योंकि आपने एक्सेप्शन को कैच नहीं किया था। तो एक्सेप्शन को अगर आप कैच करते चलोगे तो आपको ऐसे आपका जो कोड है वो अनएक्सपेक्टेडली बंद नहीं होगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा कोड बंद नहीं हुआ, हमारा कोड पूरा एंड तक चला है, बाय गाइस तक चला है, जो कि आप चाहते हो यूजुअली। ठीक है, अब सपोज करो इसके अंदर एक दूसरे टाइप का भी एरर मैं डाल देता हूँ, विच इज़ लेट्स से ये कि इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 0। तो आपको पता है किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज वो डिफाइंड नहीं होता, राइट, इन्फिनिटी होता है। तो आप उस रिजल्ट को इंट के अंदर तो कभी स्टोर कर ही नहीं सकते। तो अगर आप कभी ऐसा करने का ट्राई करोगे 5 डिवाइड बाय 0, तो आपको पता है एक अलग एक्सेप्शन मिलेगा विच इज़ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब भैया अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन क्या मुझे रटने पड़ेंगे? मैं बोलूँगा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्शंस को आपको रटना नहीं होता। कुछ कुछ एक्सेप्शंस आप देखोगे लाइफ में आपको दिखते रहेंगे, वो अपने आप ही दिमाग में बैठते रहेंगे। जो नहीं दिखे उनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी ऐसे
रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, जबकि मैंने डेवलपमेंट भी की हुई है जावा के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर भी और स्प्रिंग के अंदर भी, लेकिन ऐसे ये रटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। तो जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे, अब यहाँ पर देखो प्रिंट हो रहा है ट्राई टू एक्सेस दी आउट ऑफ बाउंड एलिमेंट। तो ये बेसिकली हुआ क्या कि आपने इस लाइन के अंदर आउट ऑफ बाउंड एलिमेंट एक्सेस करने का ट्राई किया था, और क्योंकि इस लाइन के अंदर ही एरर आ गया, राइट, इस लाइन में ही एरर आ गया, तो कोड आपका यहीं से चला जाएगा कैच के अंदर। तो ये बेसिकली इसके बाद वाली लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहीं पे आपका कोड कैच में चला जाएगा, बिकॉज आपको एरर यही मिल चुका है। तो इस नीचे वाली लाइन को कभी आपने एग्जीक्यूट किया ही नहीं। आप एक काम और कर सकते हैं कि सपोज करो मैं इस लाइन को ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैं ले गया ऊपर, तो मुझे दिख रहा है कि पहले अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगा और उसके बाद फिर ये वाला नीचे वाला एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होगा। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक एरर मिलेगा मुझे, और यहाँ पे एक एरर मिल भी रहा है। वो कह रहा है हेलो गाइस तो प्रिंट हो गया ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला बाय गाइस प्रिंट होगा, और यहाँ पे आ रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और मैसेज क्या है, डिवाइड बाय 0, कि आप डिवाइड बाय 0 करने का ट्राई कर रहे हो, और ये इस लाइन में आप कर रहे हो, मेन क्लास की 11 नंबर वाली लाइन में, बेसिकली इस लाइन में आप डिवाइड बाय 0 करने का ट्राई कर रहे हो। तो आपने क्योंकि इस वाले एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया था, राइट, हैंडल कैसे नहीं किया, क्योंकि आपने इसके कोरिस्पॉन्डिंग कैच तो लगाया ही नहीं। कैच आप लगा रहे हो सिर्फ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को, कि आप बोल रहे हो कि मैं सिर्फ ये वाली एक्सेप्शन जो है इसको हैंडल कर रहा हूँ, इसके अलावा जो एक्सेप्शन है उसको मैं हैंडल नहीं कर रहा। तो अगर आप चाहते हो मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करना, तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हो कि आप मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकते हो इधर, ठीक है। तो आपने एक और कैच ब्लॉक लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया आपने कि हो सकता है कि इसके अंदर अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी आ जाए। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया बेसिकली, और उसके बाद आप इसको यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो यहाँ पे ई के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, ये जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना यहाँ पे, इसके साथ आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती है। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं ई डॉट, और अगर आपको चाहिए गेट कॉज, गेट मैसेज, ठीक है, इस तरीके से गेट स्टैक ट्रेस। तो स्टैक ट्रेस बताता है कि किस लाइन से एरर आना स्टार्ट हुआ था। तो एक काम करता हूँ मैं, ये 2-3 चीज़ें प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो गेट स्टैक ट्रेस आपको स्टैक ट्रेस बताएगा, ठीक है। इसके बाद ई डॉट गेट मैसेज आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद एस आउट, सीधा का सीधा ई ही प्रिंट करके देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा तो ये 3 चीज़ें मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, और मेरा कोड अभी भी एग्जीक्यूट हो गया पूरा का पूरा। जरा चला के देखते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पहले हेलो गाइस प्रिंट हो गया, उसके बाद ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे आपको मिल रहा है गेट स्टैक ट्रेस। तो स्टैक ट्रेस इज़ बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैक ट्रेस, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो स्टैक ट्रेस इज़ एन एरे ऑफ स्टैक ट्रेस एलिमेंट, तो वो आपने ऐसे प्रिंट कर दिया, इसलिए यहाँ पे एक एरे प्रिंट हो गया। उसके बाद मैसेज क्या है, तो हर एक एरर के अंदर एक मैसेज हो सकता है। अभी हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे कि ई डॉट गेट मैसेज ने हमें यहाँ से मैसेज ला के दे दिया विच इज़ डिवाइड बाय 0। उसके बाद अगला है आप सीधा ई को प्रिंट करा दोगे, ई को प्रिंट करा दोगे तो वो ये चीज़ प्रिंट कर देगी कि एक्सेप्शन किस टाइप का है और डिवाइड बाय 0 क्या है। ये जो चीज़ मिल रही है इसको डिवाइड बाय 0, और ये पूरा का पूरा ये इसके 2 स्ट्रिंग मेथड से मिल रहा है, राइट, क्योंकि आप यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराने का ट्राई कर रहे हो। तो जब भी आप ऐसे ऑब्जेक्ट प्रिंट कराते हो तो वो उसका 2 स्ट्रिंग मेथड ही इन्वोक करता है। ये आपने ऑलरेडी देख लिया अपने लूप्स के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली आपका ई लिखो या फिर ई डॉट 2 स्ट्रिंग लिखो, बात बराबर ही है। दोनों ही केसेस में आपका यही चीज़ प्रिंट होने वाली है। और यहाँ पर देखो ये कह भी रहा है कि अननेसेसरी 2 स्ट्रिंग कॉल, यहाँ पर 2 स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप रन करोगे तो अभी भी सेम चीज़ प्रिंट होगी हमारी, ऑलराइट। तो ये हमारे एक्सेप्शन के अंदर चीज़ें मिलती हैं, और आप इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकते हो। मैंने एक कैच ब्लॉक यहाँ लगाया, दूसरा कैच ब्लॉक यहाँ लगाया। अगर आपको लग रहा है कि 2 एक्सेप्शन जो है उनको मैं सेम तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब उनका जो हैंडलिंग है मैं सेम तरीके से करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 टाइप के एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन। मैं चाहता हूँ इनकी हैंडलिंग जो है वो सेम हो जाए, मतलब अलग अलग हैंडलिंग नहीं करना चाहता मैं। तो बजाय इसके कि सेम हैंडलिंग को बार बार आप कॉपी पेस्ट करो, आप ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं इस कोड को लूँगा कॉपी, और इसको मैं कर दूंगा कमेंट, ठीक है। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया सो दैट आप इसको फ्यूचर में देख सको। और यहाँ पे मैं आऊँगा और इस हेलो गाइस को ले आते हैं नीचे, इसका हम पूरे को नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो आप नहीं चाहते कि आपको मल्टीपल ऐसे अलग अलग हैंडलिंग करनी है, आप एक ही बार में हैंडलिंग करना चाहते हो। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे आपने मैसेज चेंज कर दिया कि हैंडलिंग दी एक्सेप्शन इस तरीके से, और फिर आप यहाँ पर भी लिख सकते हो सेम चीज़ कि हैंडलिंग दी एक्सेप्शन, क्योंकि आप दोनों जगहों पे एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो, सेम तरीके से हैंडल करने का ट्राई कर रहे हो, राइट। और आप रन करोगे इसको
तो हैंडलिंग द एक्सेप्शन प्रिंट हो रहा है और हमें नहीं पता कि कौन सा वाला एक्सेप्शन हैंडल हुआ है, लेकिन हम यही चाहते भी थे कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता इन दोनों में से अगर कोई भी एक्सेप्शन आया तो हम उसको एक ही जैसा मानना चाहते हैं, एक ही जैसा ट्रीट करना चाहते हैं, तो आपने ऐसे बना दिया। इसको करने का एक तरीका और भी होता है जो जावा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, वो ये कि आप चाहो तो इस कैच को यहाँ से हटा दो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे कोड रिपीट कर रहे हो, राइट, और वो तो एक डिज़ायर्ड ट्रेट नहीं है किसी भी कोड का। तो आप इस वाले कैच को यहाँ से हटा दो, और अब आपको अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी हैंडल करना तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि पाइप लगाया यहाँ पे और लिख दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये पाइप होता है, ठीक है, ये आपको मिलता है एंटर के ऊपर वाला बटन, वो पाइप होता है जो कि और वाला होता है। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या फिर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, या फिर एक और पाइप लगा सकते हैं आप फ्यूचर में, सपोज करो आपने एक और लगा दिया विच इज़ लेट्स से नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक्सेप्शन आता है तो इस तरीके से हैंडल कर लो। अगर कोई और एक्सेप्शन आता है, सपोज करो कैच किया मैंने, आईओ एक्सेप्शन आया, तो इस तरीके से हैंडल कर लो, एंड सो ऑन। इज़ नेवर थ्रो इन द कोरिस्पॉन्डिंग ट्राई ब्लॉक। तो आईओ एक्सेप्शन क्योंकि एक चेक्ड एक्सेप्शन है, इसीलिए ये पहले चेक कर ले रहा है कि भाई ये तो आया ही नहीं है, तो इसलिए आईओ एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं लिख सकता मैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, लेट्स से रन टाइम एक्सेप्शन। तो रन टाइम एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे कैच कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इस रन टाइम एक्सेप्शन जो और कोई रन टाइम एक्सेप्शन होगा उसको भी मैं यहाँ पे कैच कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं एक और भी कंसेप्ट बताना चाहता हूँ साथ में ही, वो ये कि ये जो एक्सेप्शंस है ना, आपको मैंने बताया था ये सारे आपके रन टाइम एक्सेप्शंस हैं, और मैंने यहाँ पे एक रन टाइम एक्सेप्शन भी लिख दिया है। तो रन टाइम एक्सेप्शन बेसिकली इन सभी एक्सेप्शन का पेरेंट है, ठीक है। तो सबका पेरेंट वैसे एक्सेप्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड ऑफ आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में हम जाते हैं, तो मैं करूँगा कमांड और यहाँ पे करूँगा क्लिक इस तरीके से। तो आप देखोगे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, दिस इज एक्सटेंडिंग ये वाली चीज़ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो अब जरा इसके ऊपर जाते हैं, तो कमांड या कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करेंगे। अब ये क्लास एक्सटेंड कर रही है रन टाइम एक्सेप्शन को, ठीक है, और फिर रन टाइम एक्सेप्शन एक्सटेंड कर रही है एक्सेप्शन को इस तरीके से। तो ये जो रन टाइम एक्सेप्शन है ये वाली क्लास है फाइनली, जो कि इस एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर रही है। तो आपको दिख रहा होगा ये जितनी भी यहाँ पे क्लासेस हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड अल्टीमेटली हमारी एक्सेप्शन क्लास को भी एक्सेस कर रही है। तो आप चाहो कि यार किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आए आप हैंडल कर लो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है या फिर ये है या फिर ये है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप एक चीज़ और भी लिख सकते हो, आप क्या करोगे, इसको मैं पूरा का पूरा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आप एक चीज़ और भी लिख सकते हो, ये कि आप यहाँ गए, पहले तो ट्राई ब्लॉक बंद कर लेते हैं, उसके बाद कैच आप ऐसे कर सकते हो कि एक्सेप्शन ई, आपने बोल दिया किसी भी टाइप का एक्सेप्शन हो फ़र्क नहीं पड़ता, सबका सब मैंने हैंडल कर लिया। तो ये एक ही चीज़ है, वो सब कुछ ही हैंडल कर लेगी, ठीक है। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन सा वाला एक्सेप्शन आया, इसके अंदर आईओ भी आ सकता है, रन टाइम भी आ सकता है, रन टाइम के अंदर भी कोई सा भी हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता है हमें उसके बाद फिर, ठीक है। और यहाँ पर आप हैंडल कर लोगे कि ऑल एक्सेप्शंस हैंडल्ड। तो अगर आप इसे भी चलाओगे तो भी हमारा काम होगा, क्योंकि आपने बेसिकली पेरेंट क्लास लगा दी यहाँ पर इस तरीके से, राइट। तो पेरेंट ही एक्स आपने हैंडल कर लिया, तो उसके बाद चाइल्ड तो अपने आप हैंडल होएंगे। लेकिन इस चीज़ का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप चाहते हो कि अलग अलग एरर के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग हैंडलिंग करना चाहते हो, तो वो आप इसके साथ नहीं कर सकते, बिकॉज आपने सब कुछ ही हैंडल कर लिया एक ही बार में। तो अलग अलग एरर की कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग हैंडलिंग यहाँ पे अलाउड नहीं होगी। यहाँ पे आप कर देते हैं अलग अलग एरर की कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग हैंडलिंग, ठीक है। तो यूजुअली आप आपके यूज़ केस पर डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन है या फिर किस तरीके से आप हैंडल करना चाहते हो, सिचुएशन क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही यूज़ कर रहे होते वैसे, कि आप एक साथ ही सब कुछ हैंडल कर लिया, बिकॉज आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन से टाइप का एक्सेप्शन है। लेकिन अगर पड़ता है तो इस तरीके से हैंडल होगा, ठीक है। हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फाइनली ब्लॉक की। एक हमारे पास फाइनली ब्लॉक भी होता है, और फाइनली ब्लॉक बोलता है कि चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, मैं तो एग्जीक्यूट होऊंगा ही होऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक नई क्लास बना लेता हूँ, और लेट्स लर्न अबाउट सम न्यू कॉन्सेप्ट्स हेयर। फाइनली ब्लॉक इन एक्सेप्शंस, और इसके अलावा बाकी सब बंद कर देते हैं हम, क्लोज अदर टैब्स, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन। और इसके अंदर सपोज करो हमने ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि इंट a इक्वल्स टू, या फिर इंट a इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे इसका साइज़ है 5 अगेन, और यहाँ पे मैं अगेन लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद यहाँ पे कुछ एरर लगा देता हूँ मैं, और उसके लिए मैं लगाऊंगा ट्राई कैच, राइट।
ट्राई करेंगे हम इस एरर को कि आप यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो A8, और इसको हमने कैच कर लिया इस तरीके से कि कैच कर लेते हैं किसी भी टाइप का एक्सेप्शन E। तो ये बेसिक सिंपल हमारा ट्राई कैच ब्लॉक है जो कि किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्सेप्शंस हैंडल्ड। ये सिंपल था अभी तक। अब लेकिन इसके अलावा एक और ब्लॉक होता है विच इज़ कॉल्ड फाइनली ब्लॉक, और फाइनली ब्लॉक बोलते हैं कि चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, मैं इसको रन करूंगा ही करूंगा। अब देखो फाइनली में चलाता हूँ यहाँ पर, और फाइनली के अंदर मैं लिख दूंगा लेट्स से आई विल रन ऑलवेज, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा मैं एस आउट के अंदर बाय वर्ल्ड। ठीक है, तो अब जब चला के देखते हैं, इसको रन करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, जो कि होना भी था क्योंकि यहाँ तक तो कोई भी एरर नहीं है इन दो लाइनों में। उसके बाद आपने ट्राई किया इस लाइन को, अब इस लाइन ने आपको एक्सेप्शन दे दिया, इस लाइन ने आपको एक्सेप्शन दिया, तो आप जाओगे कैच करोगे इस एक्सेप्शन को। ठीक है, कैच कर लिया आपने, एक्सेप्शन हैंडल आपने ग्रेसफुली हैंडल कर लिया उसको। उसके बाद फाइनली बोल रहा है कि भाई मैं तो हमेशा रन होऊंगा ही होगा चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, तो इसलिए आई विल रन ऑलवेज ये प्रिंट हुआ, और उसके बाद आपने यहाँ पे बाय वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तो ये तो एक नॉर्मल यूज़ केस था। बट व्हाट इफ़ यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, सपोज करो यहाँ पे आपने A3 प्रिंट करने का ट्राई किया था, और जो कि प्रिंट हो भी जाएगा बिकॉज आपका 5 साइज़ का एरे और आप थर्ड इंडेक्स को एलिमेंट को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो। इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे 0 प्रिंट हो गया, तो कोई भी एक्सेप्शन तो आया ही नहीं यहाँ पे। तो आप कैच ब्लॉक के अंदर जाओगे नहीं, क्योंकि कैच ब्लॉक में आप तभी जाते हो जब कोई एक्सेप्शन को कैच किया जाता है। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं, तो इसलिए कैच में आप गए ही नहीं। लेकिन फाइनली ब्लॉक में आप तब भी गए हो, क्योंकि फाइनली ब्लॉक तो बोलता है भाई चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए मैं तो हमेशा रन होऊंगा ही होऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए आई विल रन ऑलवेज प्रिंट हुआ, उसके बाद बाय वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। एक चीज़ और कि आप चाहो तो ट्राई ब्लॉक के साथ सीधा फाइनली ब्लॉक भी लगा सकते हो, कैच ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ट्राई के साथ फाइनली आप लिखोगे तब भी आपका कोड काम करेगा। बेसिकली फाइनली आपका हमेशा रन होगा ही होगा, चाहे आपका एक्सेप्शन हो चाहे ना हो। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक्सेप्शन लगाता हूँ A8, तो आपको पता है यहाँ पे एक्सेप्शन आने वाला है, और वो भी अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है जो कि आपने हैंडल भी नहीं किया। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद आई विल रन ऑलवेज, तुरंत फाइनली वाला ब्लॉक पहले रन हो गया है। ठीक है, तो पहले ये रन हुआ, उसके बाद तुरंत फाइनली वाला ब्लॉक रन हो गया, और उसके बाद फिर आपको एक्सेप्शन मिल गया कि भाई ये एक्सेप्शन था जिसको आपने कैच नहीं किया, और इसके बाद फिर बाय वर्ल्ड इसी वजह से प्रिंट नहीं हो पाया क्योंकि एक्सेप्शन को आपने यहाँ पर कैच नहीं किया है। तो आप ट्राई के साथ फाइनली लगाओ, या फिर ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगाओ, उसके बाद फाइनली लगाओ। एक बात और, फाइनली ब्लॉक आपका एक ही बार लगेगा, मतलब आप बार बार फाइनली ब्लॉक नहीं लगा सकते। ठीक है, फाइनली ब्लॉक आपका एक ही बार लगता है। फाइनली मतलब फाइनल कि ये आपका सबसे एंड में लगेगा, तो आप बीच में मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकते हो। ठीक है, जैसे पहले लगाया था मैंने कैच एक्सेप्शन E, तो आप मल्टीपल कैच लगा सकते हो बीच में, उसके बाद आप एक बार फाइनली लगाओगे। ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि आपने एक बार इफ़ लगाया तो उसके बाद मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हो, लेकिन फाइनली एंड में एक ही बार एल्स लगाओगे, राइट। या फिर ऐसा समझ लो कि एक आपने स्विच बनाया तो उसके अंदर मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही होगा। तो सेम टू सेम वैसे ही फंडा है यहाँ पर भी। तो ये हमारा फाइनली ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ फाइनली ब्लॉक टू इंक्लूड इंपॉर्टेंट क्लीन अप कोड लाइक क्लोजिंग अ फाइल और कनेक्शन। तो ये बोल रहा है कि भाई एक अच्छी बात होती है कि आप फाइनली ब्लॉक को यूज़ करो हमेशा अपने कोड के अंदर, क्योंकि हो सकता है कई बार आपका कोड बीच में अनएक्सपेक्टेडली बंद हो गया और आपने कोई रिसोर्स ओपन किया हुआ था। ठीक है, सपोज करो ये आपका कोड है, ये आपका कोड ऊपर से लेकर नीचे तक चल रहा है। ठीक है, दिस इज़ माई कोड, और यहाँ पे मैंने एक ओपन किया कनेक्शन। ठीक है, आई ओपनड ए कनेक्शन, और इस लाइन में आ गया एरर, तो अब मेरा कनेक्शन ओपन का ओपन ही रह गया। ठीक है, अब मेरे बाकी प्रोसेसेस को नहीं पता कि मेरा कनेक्शन क्लोज हुआ है, तो बाकी सारी प्रोसेसेस भी इस ओपन कनेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकती बिकॉज उनकी नज़रों में तो ये अभी भी ओपन है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेडली कोई एरर आ जाए तो ये जो कनेक्शंस वगैरह ओपन किए मैंने वो सारे क्लोज हो जाए, तो वो सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आप उनको फाइनली ब्लॉक में डालो। तो आप एक फाइनली ब्लॉक बना दोगे, उसके अंदर आप कनेक्शन को क्लोज करोगे ही करोगे। तो कनेक्शन को आपको हमेशा क्लोज करना ही चाहिए, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। तो उन जगहों पे आपका एक्सेप्शन फाइनली ब्लॉक यूज़ में आता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, देर आर सम केसेज व्हेन अ फाइनली ब्लॉक डज नॉट एग्जीक्यूट। तो फाइनली ब्लॉक भी हो सकता है एग्जीक्यूट ना हो कई बार, वो तब जब आपने सिस्टम डॉट एग्जिट लाइन लिख दी। सिस्टम डॉट एग्जिट लाइन बेसिकली बताती है जावा को कि बस प्रोग्राम को यहाँ पर टर्मिनेट कर दो, बस ख़त्म कर दो। आपने जो प्रोसेस बेसिकली जब भी कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोसेस बनती है। आपने जब सिस्टम डॉट एग्जिट लाइन लिख दी तो इसका मतलब आपने वो प्रोसेस ही टर्मिनेट कर दी। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम वहीं के वहीं रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वहीं के वहीं। ठीक है, तो उस केस में फाइनली वगैरह कुछ भी रन नहीं होगा।
तो अगर आपने अपने कोड में कहीं भी सिस्टम डॉट एग्जिट लिख दिया तो उसका मतलब वो खत्म, वहीं कहीं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बंद हो गया। एन एक्सेप्शन अकर्स इन द फाइनली ब्लॉक, अगर फाइनली ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन हुआ है तो फाइनली ब्लॉक तब भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। या फिर डेथ ऑफ अ थ्रेड, थ्रेड भी बना सकते हो आप मल्टीपल, और उस थ्रेड के अंदर आप काम कर सकते हो। अब सपोज करो एक थ्रेड ने कोई काम करना है, बेसिकली थ्रेड भी प्रोसेस के जैसे ही होता है, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड होते हैं। थ्रेड वगैरह हम नहीं देखेंगे, लेकिन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट के अंदर अगर आपने एक थ्रेड बनाया और उस थ्रेड ने कोई काम किया और वो काम अभी अपना कर ही रहा है, लेकिन काम के बीच में ही आपने उस थ्रेड को किल कर दिया किसी भी तरीके से, मल्टीपल तरीके होते हैं, तो वहाँ पर फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज थ्रेड भी प्रोसेस की तरह ही होता है कि आपने एकदम किल कर दिया प्रोसेस को, ठीक है। तो इन केसेस में आपका फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आपसे हो सकता है इंटरव्यू के अंदर पूछ लें कि क्या फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर फाइनली ब्लॉक तो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। लेकिन वहाँ पे आपको बोलना है सर ऐसा है, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पर फाइनली ब्लॉक पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, जैसे कि वो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनली ब्लॉक। इसके बाद हम अगली चीज़ पढ़ेंगे विच इज़ थ्रो एंड थ्रोज। तो यहाँ पर थ्रो एंड थ्रोज पढ़ लेते हैं। बेसिकली आप चाहो तो कभी भी बीच में खुद से भी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो, और आप बता सकते हो कि कौन कौन सा जो मेथड है वो एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी यूज द थ्रोज कीवर्ड इन द मेथड डिक्लेरेशन टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ एक्सेप्शन दैट माइट अकर विद इन इट। तो ये बेसिकली बताता है कि सपोज करो ये मेथड है, फाइंड फाइल नाम का मेथड है, तो इस मेथड के आगे आप लिख सकते हो थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ये बेसिकली बता रहा है कि ये जो मेथड है दिस माइट थ्रो आईओ एक्सेप्शन। तो अब कोई भी प्रोग्रामर है उसे पहले ही पता चल जाएगा कि यार ये जो मैंने फंक्शन कॉल किया है ना, इट माइट थ्रो दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन, तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है। तो अब मुझे प्रोग्रामर को पता रहेगा कि यार अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो इसके अंदर ये वाले टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है, तो मुझे इसको हैंडल कर लेना चाहिए अपने लेवल पर, ठीक है। तो बेसिकली इस काम में आता है थ्रोज आपका। जैसे यहाँ पर देखो आपने फाइल एक्सेस करी है कोई सी, तो हो सकता है यहाँ पे एरर आ जाए, राइट। तो इट्स बेटर कि आप अपने ऊपर मतलब दूसरे फंक्शन को बता दो कि भाई सुनो मैं एरर दे सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली बस वो बताने का तरीका है कि ये जो फंक्शन है ये हो सकता है ये वाला एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। तो यहाँ पे आप थ्रोज ऐसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने एक मेथड बना लिया स्टैटिक इंट लेट्स से गेट नंबर फ्रॉम एरे, और इसमें आपने एक एरे पास कर दिया, ठीक है। और अब आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हो लेट्स से ए ऑफ 8। अब आपको नहीं पता, इस फंक्शन को नहीं पता कि कौन सा क्या साइज़ है मगर मतलब साइज़ वगैरह चेक नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये रिटर्न कर दे रहा है सिंपली ए ऑफ 8। तो दिस माइट थ्रो एन एरर, बट जो फंक्शन इसे कॉल करेगा, आप जैसे सपोज करो ये वाला मेन मेथड है, इससे इसको कॉल किया। अब कॉल करने के लिए मैं काम करता हूँ, ये सब कुछ मैं कर देता हूँ कमेंट, और ये क्या करेगा, इसके पास एक एरे तो बनाई है 5 साइज़ का, ये चुपचाप इसको कॉल करने लग जाएगा गेट नंबर फ्रॉम एरे, और इसमें ए पास कर दिया इसने इस तरीके से। अब इस फंक्शन को नहीं पता कि इस फंक्शन के अंदर एरर आ सकता है, बिकॉज इसने तो ऊपर कुछ बता ही नहीं रखा, डिक्लेयर ही नहीं कर रखा। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, राइट। गड़बड़ ये हो जाएगी कि अब ये जो कोई प्रोग्रामर है, सपोज करो इस एक प्रोग्रामर आया था, इसने ये वाला फंक्शन बना दिया था। अब उसके बाद जितने भी प्रोग्रामर्स हैं उनको पता ही नहीं कि यार ये वाला फंक्शन एरर थ्रो कर सकता है, तो वो वहाँ पर ट्राई कैच वगैरह लगाएंगे नहीं। वो ट्राई कैच नहीं लगाएंगे तो उनके कोड में फिर दिक्कत आएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से थ्रोज बनाए गए। अभी जैसे यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे स्टैक ट्रेस प्रिंट होगा पूरा, जो कि यहाँ पे हुआ भी है। एरर आया हमारा वही एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, और एक आया है मैसेज जिसका ये है कि इंडेक्स 8 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। और स्टैक ट्रेस को पढ़ने का ये तरीका होता है कि आप नीचे से ऊपर चलोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से कॉल होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो स्टैक है ये। तो अगर आप नीचे से चलोगे तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले कॉल गई थी यहाँ पे लाइन नंबर 20 पे, ये रही वो लाइन नंबर 20। उसके बाद गई थी कॉल यहाँ पे लाइन नंबर 24 पे, और लाइन नंबर 24 के अंदर ही ये वाला एरर आया है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली लाइन जो होती है वो बताती है कि एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है, तो ये बता रही है कि ये लाइन में दिक्कत आ रही है। तो आप नहीं चाहते कि बाकी दूसरे लोग भी इस फंक्शन को रन करें और उनको भी ये वाला एरर मिले, तो आप बता दो कि भाई सुनो ये वाली जो फंक्शन है ना दिस माइट थ्रो एन एक्सेप्शन, तो आप बताओगे थ्रोज, और यहाँ पे आप बता दोगे कि कौन सा एक्सेप्शन ये थ्रो कर सकता है, लेट्स से अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो आपने बता दिया कि भाई ये फंक्शन ना ये एरर थ्रो करता है। तो अब अगर कोई इस फंक्शन को यूज़ करेगा तो वो जाके देख लेगा डिक्लेरेशन में कि अच्छा यार ये वाला फंक्शन ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो आई शुड पुट इट इनसाइड अ ट्राई कैच ब्लॉक। मैं ट्राई कैच में डालूंगा इसको। तो डेवलपमेंट के अंदर आप ऐसा करते हो, ठीक है। यूजुअली आप नॉर्मल DSA वगैरह के अंदर तो आप नहीं करते, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर आप करते हो कि ठीक है आप चेक कर लेते हो कि यार ये वाला फंक्शन एरर थ्रो कर सकता है, तो आई शुड कैच इट, और इस तरीके से आप कैच कर लोगे कि ठीक है कैच द एक्सेप्शन।
और यहाँ पे आप चाहो तो उस एक्सेप्शन का मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो कि e.message गेट मैसेज। रन करेंगे इसे अब, तो अब यहाँ पर देखो कैच दी एक्सेप्शन लिखा आ रहा है और एक्सेप्शन का जो मैसेज है वो भी आपको प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कैच दी एक्सेप्शन इंडेक्स 8 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। तो ये इसका मैसेज था और यहाँ पे ये वाली लाइन थी। तो अब क्योंकि आपने यहाँ पे पहले थ्रोज लगा रखा है इसलिए मैं प्रीएम्प्टिवली ये ट्राई कैच लगा सकता हूँ। अगर आपने ये थ्रोज नहीं लगाया होता तब भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, तब भी ये मैं लगा सकता हूँ। ट्राई कैच लगाने से कौन ही रोक रहा है मेरे को। लेकिन अब मुझे पता है, जब मैंने थ्रोज लगाए ना तो अब मुझे पता है कि भाई ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, वरना मुझे पहले कोड को पढ़ना पड़ता, तब मैं समझता कि अच्छा यार ये तो थ्रो कर सकता है एरर को, राइट। तो ये बेसिकली बस प्रिकॉशनरी मेजर है। इसके बाद एक अगला कीवर्ड भी बच गया है विच इज़ थ्रो कीवर्ड। तो हमने थ्रोज देख लिया है। थ्रोज आपको पता है कि काम में आता है बताने के दूसरे फंक्शन को कि दिस फंक्शन माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। लेकिन अगला होता है थ्रो कीवर्ड जो बताता है एक्सप्लिसिटली ये आपकी एक्सेप्शन थ्रो करने काम में आता है। तो आप इसकी हेल्प से चाहो तो जब मर्जी का एक्सेप्शन खुद से भी थ्रो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो इसने एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया और वहाँ पे उसको थ्रो कर दिया। तो थ्रो कीवर्ड की हेल्प से इसने इस तरीके से थ्रो कर दिया, ठीक है। तो थ्रो कीवर्ड की हेल्प से आप लोग चाहो तो कुछ जो बने हुए ऑलरेडी एक्सेप्शन उनको भी थ्रो कर सकते हो, चाहो तो अपने खुद के एक्सेप्शन नए बना सकते हो, उनको भी थ्रो कर सकते हो। तो मैं जरा आपको दोनों ही चीज़ें समझाता हूँ कि यहाँ पे काम करते हैं। कस्टम एक्सेप्शन नाम से मैं क्लास बनाता हूँ, न्यू क्लास कस्टम एक्सेप्शंस। इसके अंदर हम करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मैं काम करता हूँ यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास माई एक्सेप्शन। अब मैं अपना एक कस्टम एक्सेप्शन बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैं खुद बता रहा हूँ कि ये वाला एक्सेप्शन मैं थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला एक्सेप्शन कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, लेकिन ये वाला एक्सेप्शन मैं एक नया डिक्लेयर कर रहा हूँ कि एक नई टाइप का एक्सेप्शन भी हो सकता है। तो अगर आपको ये नया एक्सेप्शन बनाना है तो उसको आपको एक्सटेंड कराना पड़ेगा एक्सेप्शन से। चाहो तो आप एक्सेप्शन से एक्सटेंड करा लो या फिर आप चाहो तो रन टाइम एक्सेप्शन से एक्सटेंड करा लो, फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे एक्सेप्शन से ही एक्सटेंड करा लेता हूँ इसको। तो अब ये मेरा एक कस्टम एक्सेप्शन यहाँ पर बन चुका है और अब मैं चाहूँ तो एक कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता हूँ। तो थ्रो करने के लिए आपको यूज़ करना होता है थ्रो कीवर्ड। तो थ्रो कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं कि सपोज़ करो आपने यूज़र से एक इनपुट मांगा, ठीक है, तो स्कैनर SC = न्यू स्कैनर और system.in इस तरीके से, और आपने बोला sout एंटर एज इस तरीके से। अब यूज़र ने एक एज एंटर की, लेट्स से एज = SC.nextInt, और उसके बाद आपने बोला कि भाई देखो अगर एज बड़ी निकली ना 100 से तो मैं यहाँ पर एक एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैं खुद ज़बरदस्ती एक्सेप्शन यहाँ पर थ्रो कर दूंगा और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूशन को बंद कर दूंगा कोड की। मैं इसके बाद कोड को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वैसे तो ये वाला बिहेवियर आप नहीं चाहते हो, ये एक बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेवियर नहीं है जो कि आप एक्सपेक्ट करोगे किसी कोड के अंदर कि आप खुद से एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो, लेकिन थ्रो कीवर्ड आपके पास तब भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कर दिया थ्रो न्यू, और लेट्स से मैं अपनी कस्टम एक्सेप्शन यहाँ पर थ्रो करना चाहता हूँ, तो न्यू कस्टम एक्सेप्शन इस तरीके से। तो आपने यहाँ पर एक कीवर्ड बनाया है थ्रो और न्यू माई एक्सेप्शन। यहाँ पे आपने बेसिकली ये वाला एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर दिया है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो अब ये कह रहा है या तो आप ये वाली एक्सेप्शन को मेथड के सिग्नेचर में डालो कि भाई दिस मेथड कैन थ्रो दिस एक्सेप्शन, या फिर इसको सराउंड करो ट्राई कैच के अंदर। तो अगर मैं ऊपर वाला मेथड यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मुझे थ्रोस डालना पड़ेगा इधर, और तब भी मेरा काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली बता रहा है कि सुनो आपको इसकी हैंडलिंग करनी पड़ेगी, या फिर जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको इसकी हैंडलिंग करनी पड़ेगी अपने पास। तो या तो आप ये काम कर सकते हो या फिर आप इसकी हैंडलिंग यहीं पर खुद ही कर लो। तो ट्राई कैच लगा दूंगा मैं यहाँ पे। तो लेट्स से मैंने एज वगैरह मंगाई यहाँ पे, और मुझे पता है कि ये वाला जो कोड है वो एरर दे सकता है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ट्राई और कैच कर लूँगा मैं इसे। तो यहाँ पे मैंने सारी एक्सेप्शन ही कैच कर ली लेट्स से इधर, तो वो वाला एरर यहाँ से चला गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो वो एरर वापस आ जाएगा, बिकॉज आप ये वाली एक्सेप्शन तो कैच कर ही नहीं रहे जो आप थ्रो कर रहे हो एक्सप्लिसिटली, राइट। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा लिख दूंगा, तो इसकी अम्ब्रेला में सबके सब आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से sout, और या तो ई प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं ई प्रिंट करा के क्या होता है। तो अगर आपने एज एंटर की 100 से ज़्यादा तो मैं यहाँ पे अपना खुद का एक कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा। इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। एज एंटर करूँ, लेट्स से मैंने एज एंटर की 5, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मेरा कोड रुक जाएगा, ठीक है। सब कुछ हंकी डोरी हो गया। आपने एज जो थी वो 5 निकाली, 5 अगर एज है तो कुछ भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा, काम आपका ख़त्म हो गया।
लेकिन इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, लेट्स से इस बार मैं एज एंटर करता हूँ 500, तो यहाँ पे मेरा एक्सेप्शन थ्रो हो गया है, ठीक है, और वो यहाँ पे हैंडल भी हो गया एक्सेप्शन। इस तरीके से मैंने हैंडल कर लिया, कैच कर लिया इसको, और मैंने यहाँ पे वो प्रिंट भी कर दिया है। तो एक्सेप्शन कौन सा है? ये एक्सेप्शन है मेरा खुद का। तो यहाँ पे पहले प्रिंट हो गया आपकी वो एक्सेप्शन कहाँ पर है, उसके बाद अगर मैसेज होगा तो मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आपने मैसेज इसके अंदर डाला नहीं है, वैसे आप देखोगे एक्सेप्शन क्लास के अंदर एक मैसेज भी होता है। अगर आप इसमें जाओगे ना एक्सेप्शन क्लास के अंदर, वैसे ये सब पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक्सेप्शन क्लास है, इतनी सी क्लास है, छोटी सी क्लास है ये, और जावा ने ऑलरेडी बना रखी है ये आपके लिए। और इसके अंदर ये आपका कंस्ट्रक्टर है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप देखो आप एक स्ट्रिंग मैसेज पास कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रिंग मैसेज है ना, ये मैसेज आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो बाद में फ्यूचर में। फिर तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक स्ट्रिंग मैसेज पास कर सकते हो, और उससे आप ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाहता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक माई एक्सेप्शन, जो कि एक स्ट्रिंग ले रहा है विच इज़ कॉल्ड मैसेज, ठीक है। और अभी फ़िलहाल मैं सपोज करो कुछ नहीं करता यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करते टाइम, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है एक ऐसा जो कि स्ट्रिंग मैसेज ले रहा है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो काम करेगा नहीं अब। तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा लेट्स से माई एरर इज़ दिस, ऐसे करके मेरा ये मैसेज है, ठीक है। इसको अभी अगर रन करोगे तो तब भी आप देखोगे प्रिंट नहीं होगा एक्सेप्शन यहाँ पे, मतलब मैसेज प्रिंट नहीं होगा। एंटर एज लेट्स से 500, और अभी भी यहाँ पर मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। मैसेज इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आप जो स्टैक ट्रेस के अंदर प्रिंट कर रहे हो, वो आप प्रिंट कर रहे हो इस एक्सेप्शन ई का टू स्ट्रिंग मेथड, राइट। अब इस एक्सेप्शन ई के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर कोई मैसेज है ही नहीं, बिकॉज आपने बताया ही नहीं पेरेंट क्लास को कि मैसेज ये है। तो यहाँ पे आप सुपर कीवर्ड यूज़ करोगे, और आप अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, और उसके अंदर आप पास करोगे ये मैसेज। तो ये बेसिकली अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। यहाँ पे सुपर पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसने बेसिकली अपने पेरेंट का ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया है। तो अब पेरेंट को पता है कि भाई मैसेज क्या है, तो जब आप ई को प्रिंट करोगे टू स्ट्रिंग के अंदर, तो मैसेज भी प्रिंट होना चाहिए। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे किया 500, तो आप देखो यहाँ पे पहले एक्सेप्शन प्रिंट हुआ, और उसके बाद मेरा मैसेज भी प्रिंट हो गया कि माई एरर इज़ दिस, ठीक है। तो पहले ये माई एरर इज़ दिस प्रिंट नहीं हो रहा था, बिकॉज आपने ये सुपर कॉल नहीं की थी। तो इस तरीके से आप अपनी कंस्ट्रक्टर कस्टम एक्सेप्शन बना रहे होते हो। आप चाहो तो अपने कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो जो ऑलरेडी प्री बिल्ट एक्सेप्शन है वो भी थ्रो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल चाहो तो आप यहाँ से एक और एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो विच इज़ लाइक दिस कि थ्रो न्यू। अब न्यू लगा के थ्रो करना पड़ता है, बिकॉज आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही थ्रो करते हैं हमेशा यहाँ से, ठीक है। वो एक्सेप्शन क्लास का होना चाहिए, लेट्स से अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और यहाँ पे आप मैसेज बता सकते हैं इसको कि मोर देन 100 नॉट अलाउड। इस तरीके से इसको रन करते हैं, और लेट्स से मैंने एज बताई यहाँ पे अगेन 500। तो यहाँ पे इस बार मुझे अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिल गया, और इस बात मैंने क्योंकि मैसेज भी पास किया इसके अंदर, तो मैसेज भी मुझे मिल रहा है मोर देन 100 नॉट अलाउड। अगर मैं मैसेज यहाँ पे पास नहीं करूँगा तो अगेन यहाँ पे सिर्फ क्लास प्रिंट होगी, लेकिन एक्सेप्शन का मैसेज प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ क्लास प्रिंट हो गई कि क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है। तो java.lang पैकेज के अंदर अरिथमेटिक एक्सेप्शन नाम की क्लास प्रेजेंट है। तो ये आपका थ्रो कीवर्ड होता है। थ्रो कीवर्ड समझ में आ रहा होगा। और सिमिलरली थ्रोस कीवर्ड होता है। थ्रोस कीवर्ड बेसिकली बताने के काम में आता है कि ये वाला जो मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो इसकी हैंडलिंग आप कर लेना अपने पास। और इसके साथ हमारे यहाँ पर एक्सेप्शन कंप्लीट हो जाते हैं। हमने पढ़ा थ्रो एंड थ्रोज, इसके बाद ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इतना भी अगर आपको पता चल गया तो मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर हम DSA की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, तो इतना एक्सेप्शन के बारे में पता होना बहुत इनफ होता है। इसके बाद डेवलपमेंट वगैरह के अंदर आप थोड़ी बहुत एक्सेप्शन यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। DSA के अंदर तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो हमने ये सब चीज़ें देखी आज। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे जेनेरिक्स के बारे में, कि जेनेरिक्स कैसे काम करता है, रैपर क्लास वगैरह क्या होती है, ऑटो बॉक्सिंग वगैरह ये सब क्या होता है। ये सारे कंसेप्ट देख लेंगे। उसके बाद हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रहे होंगे। ऑलराइट, बट वो होगा हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास में इतना ही था। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट में। बाय बाय।